एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे साथियों राजस्थान की चित्रकला। इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था साथियों। आज का हमारी 2 नंबर की क्लास रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। एक बार जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, तो उसमें मैं बता दूं आपको हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखिए, हमने राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत राजस्थानी चित्रकला के 4 स्कूल पढ़े थे। जो 4 स्कूल थे उनके नाम देखिए साथियों। सबसे पहला स्कूल था मेवाड़ स्कूल, दूसरा था मारवाड़ स्कूल और तीसरा ढूंढाड़ स्कूल और चौथा हाड़ौती स्कूल था। इसके अंदर हमने उदयपुर से लिए मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत इसको हमने स्टार्ट कर रखा था। तो ये सबसे पहले मैंने 4 स्कूल बताए थे। एक बार सभी साथी नोट करेंगे, एक बार सभी साथी ध्यान देंगे। हमने पार्ट 1 में यानी कि हमारी जो पहली क्लास थी चित्रकला के अंतर्गत, उसमें हमने क्या पढ़ा, फिर हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो मैंने आपको 4 स्कूल बताए थे जिसमें हमने उदयपुर शैली वो स्टार्ट कर रखी थी। तो अब आगे देखेंगे उदयपुर शैली के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए सभी साथी नोट करेंगे। जो जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किया है वो नए, जो भी नए साथी है वो नोट कर सकेंगे। तो देखिए, हमने मेवाड़ शैली को स्टार्ट किया था जिसको उदयपुर शैली भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था उदयपुर शैली क्यों कहते हैं, क्योंकि मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत जो पहली शैली उसको उपनाम दे सकते हैं मेवाड़ शैली या फिर उदयपुर शैली। इसका प्रारंभ है वो महाराणा कुंभा के काल में हुआ था। और सर्वाधिक विकास की बात करें तो जगत सिंह फर्स्ट के काल के अंदर सर्वाधिक विकास हुआ। और सर्वाधिक विकास होने के कारण जगत सिंह फर्स्ट के काल को अपने कह सकते हैं उदयपुर शैली का स्वर्ण काल कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल जगत सिंह फर्स्ट के काल को माना जाता है। और अगर बात करें सर्वप्रथम मुगल प्रभाव किसके काल में पड़ा, तो अमर सिंह फर्स्ट के सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा। और अगर बात करें सबसे प्राचीन चित्र संग्रहालय कहाँ पर है, तो जिसको कहते हैं चित्तेरों की ओवरी, जो उदयपुर में है। कहाँ पर है साथियों? उदयपुर के अंतर्गत है, जिसका निर्माण जगत सिंह ने करवाया। और वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? तस्वीरां कारखानों कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो हमने पहली यानी कि पार्ट 1 के क्लास के अंतर्गत राजस्थान की चित्रकला के अंतर्गत हमने पढ़े थे, जो मैंने एक बार दोबारा से आपको बताया। आज हम स्टार्ट करेंगे इससे आगे, यानी कि 2 नंबर की क्लास में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नोट कीजिए। तो एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को समझेंगे, फोकस करेंगे समझने के ऊपर। सभी विद्यार्थी नोट नहीं करेंगे। जैसे ही हम समझेंगे उसके बाद मैं आपको नोट करवाऊंगा और अपने खुद के नोट्स बनाएंगे सभी साथी। और मैं आपको समय दूंगा साथियों नोट करने के लिए। मैं आपको हेडिंग लगाकर और लाइन टू लाइन लिखवाऊंगा, तो तब आप सभी साथियों वो नोट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे साथियों, हम खास बातों के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी कि मेवाड़ जो चित्र शैली है, इसके अंतर्गत प्रथम जो चित्रित ग्रंथ है उसका नाम क्या है। तो सभी साथी नोट करेंगे, समझेंगे। तो इसके अंतर्गत प्रथम जो चित्रित ग्रंथ है उसका नाम साथियों श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या नाम है साथियों? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो 1260 ईस्वी के अंदर तेज सिंह के काल में चित्रित किया गया था। कब किया गया था साथियों? 1260 के अंतर्गत, तेज सिंह के काल के अंतर्गत ये प्रथम चित्रित ग्रंथ मेवाड़ शैली में किया गया, जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर बात करें तो इसकी रचना कहाँ पर हुई, तो इसकी रचना आहड़ में हुई। कहाँ पे हुआ साथियों? इसकी रचना आहड़ के अंदर हुई। और ये किसी कागज या फिर आप कह सकते हैं कागज या फिर कपड़े पर न बनाकर एक वृक्ष होता है साथियों, ताड़ का वृक्ष, जिसके ऊपर इसको चित्रित किया गया। तो ताड़ पत्थर पर इसको चित्रित किया गया। किस पर चित्रित किया गया साथियों? एक बार सभी साथी ध्यानपूर्वक समझेंगे। ताड़ पत्थर पर इसको चित्रित किया गया। सभी साथी ध्यान देंगे, ताड़ पत्थर पर इसको चित्रित किया गया और आहड़ के अंदर इसकी रचना हुई। और अगर बात करें इस प्रथम चित्रित ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं, तो इसके रचनाकार है साथियों कमलचंद। ये आपको पता होना चाहिए किसके ऊपर इसकी रचना हुई और कहाँ पर हुई और इसका रचनाकार कौन है। सबसे पहले दोबारा से देखेंगे, सबसे प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो 1260 ईस्वी में तेज सिंह के काल में इसको चित्रित किया गया था। रचनाकार की बात करें तो रचनाकार साथियों इसका कमलचंद है। और ये किसी कागज या फिर आप कह सकते हैं कपड़े पर चित्रित न करके एक वृक्ष होता है ताड़ का नाम का एक वृक्ष होता है, उसके पत्तों पर इसका चित्रण किया गया। तो ताड़ पत्थर पर इसका चित्रण किया गया और आहड़ के अंदर इसकी रचना हुई। एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपके समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और आगे बात करें तो दूसरा चित्रित ग्रंथ, सभी साथी ध्यान देंगे, दूसरा चित्रित ग्रंथ मेवाड़ शैली के अंतर्गत कौन सा है? देखिए उसका नाम है
सुपासनम चित्त चरित, क्या नाम साथियों, सुपासनम चरित, जो 1423 ईस्वी के अंदर मोक्कल के काल में इसकी रचना हुई। और अगर बात करें तो इसकी रचना कहाँ पर हुई, तो दिलवाड़ा के अंदर इसकी रचना हुई और इसका रचनाकार का नाम है साथियों हीरानंद। मैंने आपको शुरुआती क्लास के अंतर्गत बताया था कि चित्रकला के अंतर्गत आपको रचनाकार का नाम पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट आपको क्या क्या याद करना है, तो रचनाकार का नाम आपको पता होना चाहिए और उस चित्र की विशेषता क्या है ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये दो जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको बहुत ध्यानपूर्वक आपको फोकस करके ध्यान में लाना होगा। रचनाकार का नाम याद होना चाहिए आपको और उसकी विशेषता याद होना चाहिए। तो ये मैं बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बता रहा हूँ, तो सभी साथी ध्यान देंगे। सबसे पहले देखें, अगर बात करें तो दूसरा चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो सुपासनम चरित है, जिसकी रचना वो 1423 ईस्वी में मोक्कल के काल में हुई। और अगर बात करें रचनाकार की, तो रचनाकार इसका कौन है, हीरानंद इसका रचनाकार है और दिलवाड़ा के अंदर इसकी रचना की गई। तो सभी साथी, उम्मीद करता हूँ सभी साथियों के समझ में आ रही है। तो एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे और फिर हेडिंग लगाइए साथियों। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में नोट करवाया था कि अमर सिंह फर्स्ट के काल में प्रमुख चित्रित ग्रंथ कौन कौन से थे, तो उसके बाद में हेडिंग लगाइए खास बातों के अंतर्गत प्रथम चित्रित ग्रंथ। सभी साथी हेडिंग लगाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सभी साथी वो क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और अपना यूट्यूब चैनल साथियों स्मार्ट क्लासेज अकेडमी के नाम से, क्या नाम से साथियों, स्मार्ट क्लासेज अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साथियों, इसका अपना इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्वाइन करेंगे, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट है वो मिलती रहे। और चित्रकला की आगे भी हमारी क्लास जारी रहेगी। इससे पहले हमने एक क्लास को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करेंगे। तो सभी साथी हेडिंग लगाएंगे प्रथम चित्रित ग्रंथ। सभी साथी नोट करेंगे प्रथम चित्रित ग्रंथ, जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या नाम है साथियों, नोट करेंगे, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। 1260 ईस्वी के अंदर इसकी रचना हुई तेज सिंह के काल में। यह भी आपको नोट करना है, 1260 ईस्वी में तेज सिंह के काल में। और बात करें इसकी रचना कहाँ पर हुई, तो आहड़ के अंदर हुई। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपको लिखने हैं। ताड़पत्र पर इसकी रचना की गई। और अगर बात करें रचनाकार की, तो रचनाकार इसका कौन है, कमलचंद। सभी साथी नोट करेंगे, रचनाकार कमलचंद। फिर दूसरा चित्रित ग्रंथ की बात करें तो उसका नाम है सुपासनम चरित, जिसकी 1423 ईस्वी में मोक्कल के काल में रचना हुई। और रचनाकार का नाम है साथियों हीरानंद और दिलवाड़ा के अंदर इसकी रचना हुई। तो ये सभी साथी अब नोट करेंगे। एक बार आपको टाइम पूरा दिया जाएगा नोट करने के लिए। और अगर आप नोट करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज अकेडमी पर अगर आप 3000 सब्सक्राइबर कर देते हो साथियों, तो आपको, इससे पहले हमने जैसे राजस्थान की झीलें हैं वो थ्योरी के रूप में पढ़ी थी, उसकी पीडीएफ और राजस्थानी चित्रकला की पीडीएफ संपूर्ण जो आप देख रहे हैं, ये संपूर्ण पीडीएफ वो आपको फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर उपलब्ध करवा दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक बार सभी साथी जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी नोट कर रहे होंगे। जो मैंने हाईलाइट किया है वो सभी साथी नोट करेंगे। और क्लास कैसी लगी आपको ये भी मुझे बताएंगे और क्लास के अंत तक बने रहेंगे, जिससे आपका टॉपिक है वो राजस्थान की चित्रकला कंप्लीट हो सके। आगे देखेंगे साथियों, अगर हम बात करें अन्य चित्र के अंतर्गत, यानी कि आप कह सकते हैं मेवाड़ शैली के अंतर्गत या फिर उदयपुर शैली के अंतर्गत जो अन्य चित्र हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिनके नाम आपको पता होना चाहिए, तो उसमें देखेंगे। सबसे पहले अपन लोग समझेंगे फिर नोट करेंगे। तो देखिए, सबसे अन्य चित्र के अंतर्गत सबसे पहला चित्र है भागवत पुराण। क्या नाम है साथियों, भागवत पुराण व परिजात अवतरण। ये दो जो प्रमुख चित्र हैं जो महाराणा उदय सिंह के काल में चित्रित किए गए थे। किसके काल में चित्रित किए गए साथियों, उदय सिंह के काल में। और अगर बात करें चित्रकार की, तो चित्रकार था साथियों नानाराम। यह भी आपको पता होना चाहिए, या तो नानाराम या फिर आप कह सकते हैं नानालाल। दोनों में से कोई भी नाम आए तो इन दोनों चित्रों के चित्रकार होंगे। और अगर बात करें नेक्स्ट चित्र जो इम्पोर्टेंट है साथियों, चोर पंचाशिका। क्या नाम साथियों, चोर पंचाशिका का चित्रण है वो मेवाड़ शैली के अंतर्गत हुआ है साथियों। यह भी आपको पता होना चाहिए। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चित्र है साथियों, चित्रित ग्रंथ है साथियों, जिसमें चोर की प्रेम कथा को इसमें दर्शाया गया है।
तो मैं आपको इसकी जो स्टोरी है वो बताता हूँ चोर पंचाशिका की। तो सबसे पहले ध्यान देंगे सभी साथी, एक बार नोट पेन को, जो आपका पेन है वो एक बार एक तरफ छोड़ देंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे चोर पंचाशिका के बारे में। तो देखिए, इसमें चोर पंचाशिका में इसमें एक प्रेम कथा है। किसकी है प्रेम कथा? चोर की एक प्रेम कथा है। इसमें साथियों एक चोर होता है जिसका नाम क्या होता है? विल्हन, जो इसका रचनाकार भी है। तो आपको पता होना चाहिए, फुल स्टोरी मैं आपको बताऊंगा साथियों चोर पंचाशिका की। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें एक चोर की प्रेम कथा है साथियों। जो इसमें एक चोर है वो उसका नाम है विल्हन। वह राजा के दरबार में चोरी करने जाता है। जैसे ही वह राजा के दरबार में चोरी करने जाता है तो खजाना तो उसे मिलता नहीं, लेकिन राजा की एक राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था साथियों? यामिनी। उसको देखकर वह मोहित हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं उससे आकर्षण उसका हो जाता है। फिर महल के जो सिपाही है उसे पकड़ लेते हैं, यानी कि उसे खजाना तो मिलता नहीं लेकिन वह यामिनी को देखकर मोहित हो जाता है, जिससे वह सिपाहियों के ध्यान में आ जाता है और सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। सुबह जब दरबार लगता है तो राजा के सामने उस चोर को पेश किया जाता है। तो राजा पूछता है कि किस अपराध के लिए इसको पकड़ा गया है। तो सिपाही बोलते हैं साथियों कि साहब ये महल में टहल रहा था और चोरी करने के उद्देश्य से आया था, क्योंकि जो चोर विलन था वो चोरी तो कर नहीं पाया, और राजकुमारी थी राजा की यामिनी उसमें मोहित हो गया, तो उसके कारण वह पकड़ा गया। तो आरोप लगाया गया कि यह चोरी करने के उद्देश्य से महल में आया था। तो राजा ने कहा कि कोई चीज़ इसके पास से मिली है जो उसने चोरी की हो। तो सिपाही बोलते हैं कि कुछ नहीं, इसके पास तो कुछ नहीं मिला, लेकिन यह चोरी करने के उद्देश्य से आया था, इसके बारे में हमें पता है साथियों। राजा को इसको ऐसा कहा जाता है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, इस पर विचार विमर्श करेंगे, आज के लिए इसको जेल में बंद कर दो। तो जो चोर था विल्हन, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। और अब जैसे ही इसको दुर्ग की जेल में बंद कर दिया जाता है, तो जो चोर विलन था जिसका नाम विलन था, उसी रात जिस दिन को या फिर आप कह सकते हैं उसको दुर्ग में जेल में बंद किया गया था, उस रात राजकुमारी यामिनी को याद करते हुए उसने 50 श्लोक लिख दिया था। 50 श्लोक लिखे थे, इतना राजकुमारी यामिनी में वो मोहित हो गया था। और 50 श्लोक लिखकर एक पुस्तक तैयार कर देता है साथियों, जिसका नाम क्या है? चोर पंचाशिका। क्या नाम साथियों? चोर पंचाशिका जिस पुस्तक का नाम है। और अगले ही दिन इसको रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त जो सबूत थे उसके खिलाफ वो उसको अपने कह सकते हैं कि राजा के सामने पेश नहीं हुए, इसके कारण उसको अगले दिन रिहा कर दिया जाता है। और इस प्रकार इस पुस्तक का जो अपने कह सकते हैं इस पुस्तक को तैयार कर देता है चोर विल्हन। तो इस पुस्तक के बारे में देखें, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी साथियों, जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाने की भी संभावना है। तो इसमें मैंने आपको जैसे बताया, या राजकुमार यामिनी को याद करते हुए उसने कितने श्लोक लिख दिए थे? तो 50 श्लोक लिख दिए थे। और रचनाकार की बात करें तो रचनाकार का नाम था साथियों, क्या नाम था? विल्हन नाम था। जो चोर था, क्या था साथियों? चोर था। और इसी ने विल्हन ने चोर पंचाशिका पुस्तक का रचना की थी। और ये एक चोर की प्रेम कथा है, तो आप कह सकते हैं चोर की प्रेम कथा थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। अन्य चित्र के अंतर्गत जो आपको पता होना चाहिए, तो एक बार सभी साथी हेडिंग लगाएंगे अन्य चित्र। क्या हेडिंग लगाएंगे साथियों? अन्य चित्र। ये सभी आप हेडिंग लगाएं, नोट करेंगे। अब अन्य चित्र के अंतर्गत आप नोट करेंगे भागवत पुराण व परिजात अवतरण। उदय सिंह के काल में इनकी रचना हुई। और अगर बात करें चित्रकार की, तो चित्रकार नानाराम या फिर नानालाल, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट अन्य चित्र के अंतर्गत आप नोट करें चोर पंचाशिका का चित्रण। किसका चित्रण? चोर पंचाशिका का। बात करें शैली कौन सी है, तो मेवाड़ शैली रहेगी साथियों। और इसमें 50 श्लोक है। रचनाकार की नाम करें तो रचनाकार का नाम है विल्हन, और ये एक चोर की प्रेम कथा है। इतना आपको नोट करना है इसके बारे में। ये विल्हन नाम गलत लिख रखा है साथियों यहाँ पे, तो आप नोट कर लेना। विल्हन इसका नाम था, जो एक खुद चोर था, और इसी ने चोर पंचाशिका पुस्तक की रचना की थी। तो एक बार सभी साथी आराम से नोट करेंगे और अपने खुद के नोट्स बनाएंगे। अंत तक क्लास के साथ बने रहेंगे, जिससे आपका टॉपिक क्लियर होगा साथियों। और एक बार सभी साथी वो क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि और भी विद्यार्थी वो क्लास में जुड़ सकें और अपना राजस्थान की चित्रकला शानदार नोट्स के द्वारा अपनी पूरी कर सकें। अन्यथा आपको इस क्लास के अलावा आपको राजस्थान की चित्रकला वो कहीं से और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
तो सभी साथी वो आराम से नोट करेंगे। अन्य चित्र के अंतर्गत चौर पंचाशिका और भागवत पुराण व परिजात अवतरण। उम्मीद करता हूँ सभी साथी नोट कर रहे होंगे। आगे देखेंगे इससे आगे अन्य चित्र के बाद में प्रमुख चित्रण जो आप कह सकते हैं उदयपुर शैली या फिर मेवाड़ शैली के अंतर्गत रचित हुए हैं। तो उनमें देखिए प्रमुख चित्रण में जो आपको पता होना चाहिए, एक है रामायण, दूसरी है महाभारत और तीसरी है पंचतंत्र और चौथी है रसिक प्रिया और त्रिमासा, पांचमासा और 12 मासा। त्रिमासा यानी कि इसमें 3 महीने, त्रिमासा मतलब 3 महीने, पंचमासा मतलब 5 महीने, ये सभी साथी नोट करेंगे, और 12 मासी मतलब 12 महीने। ये कुछ प्रमुख चित्रण थे जो आपको पता होना चाहिए। और इसके ऊपर आपको मैं बता दूं रसिक प्रिय है। रसिक प्रिय ये एक कुंभा की टीका है। किसकी टीका है साथियों? कुंभा की टीका है। रसिक प्रिय का नाम है इसका, कुंभा की टीका का नाम है रसिक प्रिया। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं आपको बता दूं रसिक प्रिय वो किसके ऊपर लिखी गई है। तो एक बार सभी साथी ध्यान देंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे, आपको पता होना चाहिए, नोट लगा कर लिखिए साथियों। एक ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है साथियों? गीत गोविंद जिसका नाम है। किसका नाम है? गीत गोविंद एक ग्रंथ है। गीत गोविंद नाम का एक ग्रंथ है साथियों, जिसका रचनाकार नोट करेंगे, जिसका रचनाकार है जयदेव। कौन है? जयदेव एक रचनाकार है जिसका ग्रंथ है गीत गोविंद। और इस गीत गोविंद के ऊपर 2 टीकाएं लिखी हुई है साथियों। कितनी टीकाएं लिखी हुई है साथियों? 2 टीकाएं लिखी हुई है, जिसमें सबसे पहली तो है रसिक प्रिया। रसिक प्रिय है जो कुंभा ने लिखी है। किसने लिखी है? आपको पता होना चाहिए, कुंभा ने लिखी है। 2 टीकाएं गीत गोविंद के ऊपर लिखी गई है। और जो दूसरी टीका है वो किसने लिखी है? तो दूसरी टीका आप नोट करेंगे, अनूप सिंह ने दूसरी टीका लिखी है। उसका नाम है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे अभी। अनूप सिंह ने गीत गोविंद के ऊपर जो टीका लिखी है उसका नाम बताएंगे। तो उसका नाम भी आप नोट कीजिए साथियों, अनूपोध्याय। क्या नाम है? अनूपोध्याय। यह भी आपको पता होना चाहिए। अनूपोध्याय अनूप सिंह के द्वारा लिखी गई है। और रसिक प्रिया कुंभा ने लिखी है। गीत गोविंद नामक का एक ग्रंथ है, इस पर दोनों ही ने ये टीकाएं लिखी है। यानी कि टीका होता है शॉर्ट रूप, किसी बड़े ग्रंथ का एक शॉर्ट रूप क्या कहलाता है? टीका कहलाता है। तो ये भी आप नोट करेंगे। इसी प्रकार हम राजस्थान की चित्रकला को कंप्लीट पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने राजस्थान की जो प्रमुख झीलें हैं वो उसको कवर किया था, जैसे सांबर झील है, पंचपदरा झील है, पुष्कर झील है, कोलायत झील है, जैसमंद झील है, आप कह सकते हैं पुष्कर झील है। ये सभी झीलें हैं जो मैंने आपको इसी प्रकार थ्योरी के रूप में कवर करवाई थी। उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं स्मार्ट क्लासेज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर। एक अलग से सेपरेट प्ले लिस्ट बनी हुई है साथियों अपने राजस्थान की प्रमुख झीलों की, तो वहाँ पर आप उन क्लासों को भी देख सकते हैं। तो एक बार ज़रूर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इसको नोट किया होगा। तो आप नोट कीजिए साथियों। पहली है रामायण, दूसरा प्रमुख चित्रण है महाभारत, पंचतंत्र, रसिक प्रिया, त्रिमासा, 5 मासा और 12 मासा। आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। उदयपुर शैली के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट है सभी साथी देखेंगे, कलीला और दमना का चित्रण। आपको पता होना चाहिए। पहले हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे अच्छी तरह से और ध्यान से फोकस करेंगे सभी साथी। फिर मैं आपको नोट्स बनाने के लिए अलग से समय दिया जाएगा, वहाँ तब आप इसको नोट करेंगे। तो देखिए, कलीला और दमना का चित्रण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। ये मेवाड़ शैली के 2 प्रमुख पात्र है, कलीला और दमना। कितने पात्र है साथियों? 2 प्रमुख पात्र है, जिसका चित्रकार है नूरुद्दीन। कौन है साथियों? नूरुद्दीन जिसका चित्रकार है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कलीला और दमना का चित्रण में ये मेवाड़ शैली के अंतर्गत 2 प्रमुख पात्र है, जिसका चित्रकार नूरुद्दीन है। और ये इन 2 पात्रों के बारे में देखें सभी साथी। जो कलीला है वो तो हमेशा खुश रहने वाला अपने कह सकते हैं जो शियार है। यानी कि जो 2 प्रमुख पात्र है कलीला और दमना का चित्र के अंतर्गत, ये 2 शियार हैं, जिनमें एक का नाम कलीला है और दूसरा का नाम है डिमना, या फिर आप कह सकते हैं दिमना। जो कलीला वाला शियार है जिसका नाम कलीला है वो हमेशा खुश रहता है जीवन में। यानी कि अगर आप देखें
तो क्लास लगे तो उसकी अच्छी, ना लगे तो अच्छी, यानी कि हमेशा खुश मिजाज में रहने वाला व्यक्ति है। अगर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हो तो ठीक, अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग हो तो ठीक, अगर ना हो तो ठीक, यानी कि उसको संसार से कोई मतलब नहीं है, अपने आप में खुश रहता है। और दूसरा जो डिमना है, या फिर आप कह सकते हैं दिमना है, वो हमेशा प्रसिद्धि पाने की चाहत में रहता है। तो ये दो प्रमुख कलीला और दमना के ऊपर चित्र हैं, जो दोनों ही शियार है, उसके ऊपर ये चित्र बनाया हुआ है। और चित्रकार है साथियों उसका नूरुद्दीन, ये आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, एक पुस्तक है, ये आप देख रहे हैं, पंचतंत्र नाम की एक बुक है साथियों। पंचतंत्र नाम की ये बुक है, जिसके रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। सभी साथी ध्यानपूर्वक समझेंगे, पहले फिर नोट करेंगे। जिसके रचनाकार है विष्णु शर्मा। इसी पुस्तक के अंतर्गत पशु पक्षियों की कहानी लिखी हुई है, और इन पशु पक्षियों की कहानी के अंतर्गत एक कहानी है कलीला और दमना का चित्रण। ये कहानी कहाँ से ली गई है? पंचतंत्र बुक से ली गई है। जो दो शियार है, एक का नाम है कलीला और एक का नाम है दमना। कलीला हमेशा खुश रहता है, और डिमना है वो प्रसिद्धि पाने की चाहत में रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट चित्र है साथियों। फिर अगर बात करें तो मेवाड़, ये इन दोनों कलीला और दमना के चित्रण की बात करें तो मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के काल में इनका चित्रण हुआ था। किसके काल में हुआ था? संग्राम सिंह सेकंड के काल में इसका चित्रण हुआ था, कलीला और दमना का। और आगे देखें, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के काल में अन्य चित्र की बात करें तो मुल्ला दो प्याजे के लतीफ़े भी इन्हीं के काल में ये चित्र है वो चित्रित हुआ था। क्या नाम है? मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आज की हमारी ये आप स्लाइड देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार रिपीट करेंगे अपन लोग। तो देखिए साथियों, रिपीट के अंदर सबसे पहले हमने देखा कि कलीला और दमना का चित्रण, एक पुस्तक है साथियों पंचतंत्र नाम की, जिसके रचनाकार है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। इस पुस्तक के अंतर्गत पशु पक्षियों की कहानी लिखी हुई है, जिनमें से एक कहानी है कलीला और दमना की चित्र दमना की कहानी। कलीला और दमना दो शियार हैं। कौन है साथियों? दो शियार हैं, जिसमें एक का नाम है कलीला और दूसरा का नाम है डिमना। कलीला जो शियार है वो हमेशा खुश रहता है, और जो डिमना है वो हमेशा प्रसिद्धि पाने की चाहत में रहता है। इन दोनों ही चित्रकार है साथियों नूरुद्दीन। कौन है चित्रकार? नूरुद्दीन है, जो मेवाड़ से लिखे दो प्रमुख पात्र हैं कलीला और दमना। ये मैंने आपको बताया कलीला और दमना के चित्र के बारे में। फिर अगर बात करें, इन दोनों अपने कह सकते हैं इस चित्र का जो चित्रण है वो किसके काल में हुआ? तो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के काल में कलीला और दमना का चित्रण किया गया। और महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के काल में अन्य चित्र भी चित्रित किए गए, जिनमें है मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े। मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आया होगा। तो अब इसको नोट करेंगे, सभी साथी पेन लेकर इसको नोट करेंगे। तो नोट करिए, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे कलीला और दमना का चित्रण। कलीला और दमना का चित्रण, सभी साथी इसको नोट करेंगे। इसका चित्रकार की बात करें तो नूरुद्दीन इसका चित्रकार है। ये दो मेवाड़ शैली के दो प्रमुख पात्र हैं। सबसे पहले का नाम है कलीला, दूसरा का नाम है डिमना। कलीला वो हमेशा खुश रहता है, डिमना है वो प्रसिद्धि पाने की चाहत रहती है उसको। ये दो शियार हैं जिनके बारे में ये स्टोरी है। एक पुस्तक है पंचतंत्र, जिनके लेखक है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र बुक में पशु पक्षियों की कहानी लिखी हुई है, इनमें से एक कहानी कलीला और दमना की कहानी है। बात करें आगे, तो मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के काल में ये चित्र है वो चित्रित किए गए। और अन्य चित्र जो चित्रित किए गए हैं उसका नाम है मुल्ला दो प्याजे के लतीफ़े, जो महाराणा संग्राम सिंह के काल में चित्रित किए गए। ये भी आप सभी साथी साथ साथ नोट करेंगे। और मैं आपको देख रहा हूँ साथियों, आप सभी लोग हैं वो इस क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, और अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास एकेडमी को भी सब्सक्राइब नहीं करें हैं। अगर आप 3,000 सब्सक्राइबर इस यूट्यूब चैनल पर कर देते हो तो आपको राजस्थान की चित्रकला की पीडीएफ, राजस्थान की प्रमुख झीलों की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, या आप कह सकते हैं राजस्थान जीके वो उसकी जो जो मैं आपको टॉपिक यूट्यूब पर करवाऊँगा उन सभी की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स नए जिलों के अनुसार आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी वो क्लास को शेयर करेंगे और अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास एकेडमी पर 3,000 सब्सक्राइब कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी साथ साथ नोट कर रहे होंगे।
सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम साथियों नज़दीक है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्ज़ाम वो नज़दीक है और 12th लेवल के भी फार्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं साथियों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और आरएएस की भर्ती है वो भी आ गई है, तो आप सभी साथी है वो तैयारी में लगे रहेंगे। आरएएस की भर्ती आ चुकी है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम वो नज़दीक है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में अपन लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चनों की, राजस्थान जीके को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एमसीक्यू क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है साथियों। अगर आप भी राजस्थान जीके को पढ़ना चाहते हैं अच्छी तरीके से तो अपने यूट्यूब चैनल पर उनकी वीडियो आ रही है, या फिर उनको भी देख सकते हैं। और राजस्थान की जिन प्रमुख जिले उनको भी हमने थ्योरी के रूप में कवर किया है, तो वो भी आप देखेंगे। आरएएस की भर्ती भी अचानक आ गई साथियों। और रीट के लिए मैं बता दूं साथियों, रीट की भर्ती भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। अभी अभी एक 2-3 दिन पहले ही न्यूज़ आई थी, शिक्षा मंत्री दिलावर सिंह का दावा है बड़ी संख्या में भर्तियां आने वाली है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट की। तो सभी साथी वैकेंसी से जुड़ी हर अपडेट के साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे स्मार्ट क्लास एकेडमी से। उम्मीद करता हूँ सभी साथी ने इसको नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे देखेंगे खास बातों के अंतर्गत देखेंगे मेवाड़ शैली के अंतर्गत। खास बातों के अंतर्गत देखेंगे, सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब लिखना बंद कर दीजिए। मेवाड़ शैली का प्रमुख विषय, यानी कि जो मेवाड़ शैली के अंतर्गत जो चित्र है वो चित्रित किए गए, तो उसमें प्रमुख विषय क्या था, यानी कि किस टॉपिक के ऊपर सर्वाधिक चित्र बनाए गए। तो प्रमुख आप कह सकते हैं टॉपिक था कृष्ण भक्ति। क्या था साथियों? कृष्ण भक्ति। और फिर आगे देखेंगे प्रमुख पशु पक्षी, यानी कि जिनके चित्र है वो सब सर्वाधिक बनाए गए, तो हाथी और चकोर के वो जो चित्र है वो सर्वाधिक बनाए गए। फिर प्रमुख वृक्ष की देखें, जो अपने को ज़्यादा देखने को मिलता है चित्रकला में, तो वो है कदम का वृक्ष। और प्रमुख रंग जिसका सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, तो वो कौन सा रंग है? लाल रंग है। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। खास बातों के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं साथियों। खास बातों के अंतर्गत हम देखिए, मेवाड़ शैली का प्रमुख विषय यानी कि कृष्ण भक्ति था प्रमुख विषय जिस पर चित्र बनाए गए। प्रमुख पशु पक्षियों की बात करें तो हाथी व चकोर के जो चित्र है वो सर्वाधिक बनाए गए। वृक्ष था साथियों कदम का, और प्रमुख रंग कौन सा था? लाल, यानी कि लाल रंग का सर्वाधिक प्रयोग अपने को देखने को मिलता है। तो ये खास बातों के अंतर्गत आप सभी साथी नोट करेंगे, तो नोट कीजिए और हेडिंग लगाइए खास बातें। सभी साथी नोट करेंगे, खास बातों के अंतर्गत हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहले 1 नंबर लगाकर आप नोट कीजिए मेवाड़ शैली का प्रमुख विषय। तो मेवाड़ शैली का प्रमुख विषय था कृष्ण भक्ति। फिर 2 नंबर पॉइंट लगाकर लिखेंगे प्रमुख पशु व पक्षी। प्रमुख पशु व पक्षी तो हाथी व चकोर। फिर 3 नंबर नोट करेंगे प्रमुख वृक्ष। प्रमुख वृक्ष था कदम का। और 4 नंबर पॉइंट लिखिए प्रमुख रंग, तो प्रमुख रंग था साथियों लाल। ये आप नोट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे। और वीडियो आपको क्लास आपको कैसी लगी ये इसको भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, अच्छी लगी या फिर बुरी लगी। और नेक्स्ट वीडियो आपको, या फिर आप कह सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक राजस्थान जीके के अंतर्गत आपको कौन सा कवर करवाना है, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मैं उस टॉपिक को भी कवर करवा सकूँ। जो भी साथी रीट की तैयारी करना चाहता है वो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़ सकता है। जो भी विद्यार्थी रीट या फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड या फिर आप कह सकते हैं आरएस की जो भी तैयारी करना चाहता है विद्यार्थी, वो हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास एकेडमी से जुड़ सकता है और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकता है। आगे देखेंगे साथियों, प्रमुख चित्रकार की बात करें जो मेवाड़ शैली के अंतर्गत हुए हैं प्रमुख चित्रकार, इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई है साथियों। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, एक बार लिखना बंद करेंगे। सभी साथी प्रमुख चित्रकारों के बारे में देखेंगे साथियों। प्रमुख चित्रकार के अंतर्गत आप कह सकते हैं एक ट्रिक है साथियों। प्रमुख चित्रकार के अंतर्गत सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्रम भैंसा जग पर शिवा भोपा। क्या ट्रिक है साथियों? क्रम भैंसा जग पर शिवा भोपा। इस ट्रिक के अंतर्गत मेवाड़ शैली के जो भी चित्रकार हैं वो सभी चित्रकार है वो इस ट्रिक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो देखेंगे कौन कौन सी चित्रकार है वो अपने मेवाड़ शैली के अंतर्गत है। तो सबसे पहले देखिए क्रय से बन जाएगा साथियों कृपाराम। क्या नाम हो जाएगा साथियों? कृपाराम हो जाएगा, क्रय से कृपाराम। और फिर आगे बात करें मैं से, तो मैं से बन जाएगा मनोहर। और भे से बात करें तो भेरूलाल।
और सा से बात करें तो साहिबदीन, जय से जगन्नाथ और गय से गंगाराम। क्या नाम है? गंगाराम। पै से बनेगा साथियों प्रभाराम, और रै की बात करें तो रै से रंगाराम। और शिवा और भोपा से दोनों अलग अलग चित्रकार हो जाएंगे, एक का नाम हो जाएगा शिवा और एक का नाम हो जाएगा भोपा। ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर बात करें राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रशैली कौन सी है, तो मैंने आपको क्लास के शुरू में बताया कि राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रशैली मेवाड़ शैली है, जिसको उदयपुर शैली भी कहते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मेवाड़ शैली को उदयपुर शैली क्यों कहते हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया था। तो सबसे प्राचीन शैली कौन सी होगी साथियों? उदयपुर शैली या फिर मेवाड़ शैली। तो देखिए एक बार दोबारा से देखेंगे प्रमुख चित्रकार के अंतर्गत एक बार दोबारा से देखेंगे। एक ट्रिक है साथियों, ट्रिक का नाम है क्रम भैंसा जग पर शिवा भोपा। क्या नाम साथियों? क्रम भैंसा जग पर शिवा भोपा। क्रय से मन गया कृपाराम। सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एक एक का नाम। कर्माराम, फिर है मनोहर, फिर है भैरूलाल, फिर है साहिबदीन, फिर है जगन्नाथ, फिर है गंगाराम, फिर है प्रभाराम, रंगराम और शिवा और भोपा, जो ट्रिक के अंतर्गत भी अलग अलग नाम मैंने दे रखे हैं। और अगर नेक्स्ट बात करें राजस्थान की प्राचीन शैली के, तो राजस्थान की प्राचीन शैली हो जाएगी मेवाड़ या फिर उदयपुर शैली। तो सभी साथी हेडिंग लगाएंगे प्रमुख चित्रकार, मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार हेडिंग लगाएंगे सभी साथी, और नोट करना स्टार्ट करेंगे। क्रम भैंसा जग पर शिवा भोपा, जिसमें चित्रकार का नाम हो जाएगा पहला कृपाराम, फिर है मनोहर, ये मैंने आपको बताया था मनोहर के बारे में, फिर है भैरूलाल, फिर है साहिबदीन, जगन्नाथ, गंगाराम, प्रभाराम, रंगराम और शिवा और भोपा। ये जो प्रमुख चित्रकार हैं, आपको नाम पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इन निम्न में से कौन सा चित्रकार है वो मेवाड़ शैली के अंतर्गत नहीं आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रशैली कौन सी है, तो प्राचीन चित्रशैली हो जाएगी मेवाड़ या फिर उदयपुर शैली। तो सभी साथी एक बार आराम से नोट करेंगे और अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो। तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे। सभी साथी नोट करेंगे एक बार। और आपको क्लास कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। और जल्द से जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर साथियों सभी साथी 3,000 सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपको PDF हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। यहाँ पे अपनी मेवाड़ शैली या फिर आप कह सकते हैं उदयपुर शैली वो कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, हमने सबसे पहले यहाँ देखे थे 4 स्कूल पढ़े थे। कितने स्कूल पढ़े थे साथियों? चित्रकला के अंतर्गत 4 स्कूल पढ़े थे, जिसमें मैंने सबसे पहले बताया था आपको मेवाड़ स्कूल। कौन सा स्कूल बताया था? मेवाड़ स्कूल। फिर मैंने बताया था मारवाड़ स्कूल, फिर बताया था ढूंढाड़ स्कूल, और फिर बताया था हाड़ौती स्कूल। तो इसके अंतर्गत हम मेवाड़ स्कूल पढ़ रहे हैं, और मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत हमने उदयपुर शैली वो कंप्लीट कर ली है। उदयपुर शैली यहाँ पे अपनी कंप्लीट हो जाती है साथियों। नेक्स्ट शैली पढ़ेंगे मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत चावंड शैली। क्या नाम रहेगा? चावंड शैली। तो एक बार सभी साथी नोट कर लेंगे इस क्लास को। चावंड शैली साथियों थोड़ी छोटी शैली है, इसमें टाइम भी अपने को कम लगेगा, और राजस्थान की चित्रकला वो हार्ड टॉपिक है साथियों। तो आपको आसानी से समझ, उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ में आ रही होगी राजस्थान की चित्रकला। तो सभी साथी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कठिन टॉपिक है या फिर आसान टॉपिक है, जिससे मुझे पता लग सके कि आपको समझ में भी आ रहा है और साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे। आगे देखेंगे चावंड शैली। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट किया होगा। तो देखिए चावंड शैली मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत हमारी दूसरी शैली स्टार्ट हो रही है साथियों, जिसका नाम है चावंड शैली। क्या नाम है साथियों? चावंड शैली। तो चावंड शैली के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे, फिर नोट करेंगे। तो एक बार सभी साथी ध्यान से इसको समझेंगे। शुरू करते हैं चावंड शैली के बारे में। तो अगर बात करें प्रारंभ की बात, तो सबसे पहले प्रारंभ हुआ साथियों महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के काल में इसको प्रारंभ माना जाता है, जब 1585 के अंतर्गत चावंड के राजा लूणा चावंडिया को पराजित करके महाराणा प्रताप ने चावंड पर अधिकार कर लिया और चावंड को राजधानी बनाया था। तभी से चावंड शैली की शुरुआत मानी जाती है।
और मैं आपको बता दूं साथियों, चावंड शैली वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत आती है, तो सलूम्बर जिले के अंतर्गत आती है। किस जिले में आती है? सलूम्बर में आती है। न्यू अपडेट है साथियों, अब सलूम्बर है वो नया जिला बन गया, तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि चावंड शैली कहाँ पर है, तो अपने कह सकते हैं सलूम्बर के अंतर्गत है। चावंड लगभग 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही थी साथियों। 12 वर्ष है वो साथियों महाराणा प्रताप के काल में, और अमर सिंह के काल में 16 वर्ष तक। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, और प्रत्येक एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चावंड है वो लगभग कितने वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही थी, और कितने वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही थी, और किस किस के काल में कितने कितने वर्षों तक अपने कह सकते हैं मेवाड़ की राजधानी रही। तो मान ने बताया महाराणा प्रताप के काल में 12 वर्ष तक चावंड है वो राजधानी रही, और अमर सिंह के काल में 16 वर्ष तक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता रहता है, तो मैंने आपको बताया। अब दोबारा से ध्यान से देखेंगे। अगर बात करें चावंड शैली की, तो चावंड शैली का प्रारंभ महाराणा प्रताप के काल में माना जाता है, और सर्वाधिक विकास की बात करें तो सर्वाधिक विकास हुआ साथियों अमर सिंह फर्स्ट के काल में। और मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि जिस राजा के शासनकाल में जिस शैली का, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी चीज़ हो जिसका सर्वाधिक विकास होता है, तो उस राजा का शासन है वो क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है उसके लिए। तो इसमें चावंड शैली का सर्वाधिक विकास अमर सिंह फर्स्ट के काल में हुआ। तो सर्वाधिक विकास होने के कारण अमर सिंह फर्स्ट के काल को चावंड शैली का स्वर्णकाल कहेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। सभी साथी नोट नहीं करेंगे, एक बार मैं आपको बाद में आराम से नोट करने के लिए मौका दूंगा। तो आगे देखेंगे महाराणा प्रताप कालीन चित्र, यानी कि महाराणा प्रताप के समय कौन कौन से चित्र है वो चित्रित हुए। तो सबसे फेमस चित्र साथियों ढोला मारू का चित्र है वो किसके शासनकाल में चित्रित हुआ? तो महाराणा प्रताप के महाराणा प्रताप के काल में चित्र है वो चित्रित हुआ ढोला मारू का। और इसका चित्रकार कौन था? तो चित्रकार था साथियों निसारदीन। कौन था? निसारदीन। इम्पोर्टेंट चित्र है साथियों, ढोला मारू का चित्र है वो इम्पोर्टेंट है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। जो वर्तमान में इतना फेमस है कि साथियों वर्तमान में ये राजस्थान के अंतर्गत न होते हुए राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अंतर्गत, और अपना राष्ट्रीय संग्रहालय है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे इसको रखा गया है ढोला मारू का चित्र। ये इतना फेमस है साथियों। मैं आपको एक बार इसकी इमेज दिखाता हूँ साथियों ढोला मारू की जो इमेज है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस प्रकार ढोला मारू का चित्र वो दिखाई देता है। बड़ा ही सुंदर चित्र है साथियों, ढोला मारू का चित्र है। ये ढोला है और ये मारू है, और ऊंट पर सवार इसकी ये अपने कह सकते हैं चित्र बनाया हुआ है। और पीछे रेगिस्तान का दृश्य दिया हुआ है साथियों, पीछे रेगिस्तान का दृश्य दिया हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है साथियों ढोला मारू का चित्र जो इस प्रकार दिखाई देता है। मैंने आपको चित्र दिखा दिया है। आगे देखेंगे चावंड शैली के बारे में, विस्तृत तरीके से देखेंगे चावंड शैली के बारे में। तो देखिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ एक बार, सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चावंड शैली मैंने बताया चावंड शैली सलूम्बर में है। प्रारंभ की बात करें तो महाराणा प्रताप के काल में प्रारंभ हुआ। 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड के राजा लूणा चावंडिया को पराजित करके चावंड पर अधिकार किया था, और बाद में चावंड को राजधानी भी बनाया था। लगभग 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही थी चावंड, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछे जाने की भी संभावना है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। फिर अगर बात करें सर्वाधिक विकास की, तो चावंड शैली का सर्वाधिक विकास है वो अमर सिंह फर्स्ट के काल में हुआ, जिसको स्वर्णकाल कहते हैं। और महाराणा प्रतापकालीन चित्र की बात करें तो ढोला मारू का चित्र है अपना जो फेमस है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अंदर रखा हुआ है, जिसका चित्रकार है निसारदीन। बड़ा ही सुंदर चित्र है साथियों, मैंने अभी आपको दिखाया। तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे अब इसको, सभी साथी नोट करेंगे इसको। चावंड शैली हेडिंग कहिए साथियों, हमारी दूसरी शैली मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत चावंड शैली। कौन सी शैली साथियों? चावंड शैली है। इसकी प्रारंभ की बात करें तो महाराणा प्रताप के काल में इसका प्रारंभ है, और सर्वाधिक विकास की बात करें तो अमर सिंह फर्स्ट के काल में, जिसको स्वर्णकाल कहते हैं। और महाराणा प्रतापकालीन चित्र की बात करें तो ढोला मारू का चित्र है। कौन सा चित्र साथियों? ढोला मारू का है, और निसारदीन इसके चित्रकार हैं। और वर्तमान में ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अंदर रखा हुआ है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो एक बार सभी साथी आराम से इसको नोट करें, जो जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो भी आप लिख सकते हैं, और ये भी लूणा चावंडिया वाली भी स्टोरी आप लिख सकते हैं। तो आराम से नोट कीजिए।
इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं साथियों, अपने जो कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति जो बुक है साथियों, पुस्तक है, उसका ऑडियो वर्जन पॉडकास्ट के रूप के अंतर्गत हमने अपना यूट्यूब चैनल साथियों स्मार्ट क्लास एकेडमी के नाम से, अगर उसमें आप पॉडकास्ट के सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे हमने कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का ऑडियो वर्जन वहाँ पे हमने उपलब्ध करवा रखा है। अगर आप ऑडियो वर्जन भी सुनना चाहते हैं उस पुस्तक का तो वो आप वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं। और अपना यूट्यूब चैनल साथियों वो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, सभी साथी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इसको नोट कीजिए जल्दी से साथियों, समय के अभाव को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी है वो इसको नोट करें जल्दी से, और शेयर करना ना भूलें साथियों क्लास को, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते हो और सब्सक्राइब करते हो हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही आपको हस्तलिखित नोट्स के साथ आपको राजस्थान जीके पढ़ाता रहा हूँ और आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे आपकी क्लास हमारी जो क्लास है वो आपको कैसी लग रही है। आगे देखेंगे साथियों, अमर सिंह प्रथमकालीन चित्र, इसके चावंड शैली के अंतर्गत अपन नोट करेंगे अमर सिंह प्रथमकालीन चित्र, जिसमें दरबारी चित्रकार था साथियों निसारदीन, जो ढोलामारू का चित्रकार भी था। नाम है चित्र का रागमाल का चित्र, इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको पता होना चाहिए रागमाल का चित्र। सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनिए, लिखना बंद कर देंगे अब। तो देखिए चावंड शैली के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अमर सिंह प्रथमकालीन जो स्वर्ण काल था, अमर सिंह प्रथम का काल वो चावंड शैली का स्वर्ण काल था। उसके समय में रागमाल का चित्र है वो बनाया गया। किसका चित्र बनाया गया? रागमाल का चित्र बनाया गया। और चित्रकार का नाम था निसारदीन। क्या नाम था साथियों? निसारदीन ने ही ढोलामारू का चित्र बनाया था। मैंने आपको अभी भी पढ़ाया, ढोलामारू का चित्र किसने बनाया था? निसारदीन ने। यानी कि इसी ने निसारदीन ने ढोलामारू का चित्र बनाया और इसी ने रागमाल का चित्र बनाया, जो वर्तमान में बड़ौदा संग्रहालय गुजरात के अंतर्गत है। बड़ौदा संग्रहालय गुजरात के अंदर कहाँ पर रखा हुआ है? रागमाल का चित्र बड़ौदा संग्रहालय गुजरात में रखा हुआ है। तो यह भी आप सभी साथी नोट करेंगे। फिर मैं आपको ढोलामारू की कंप्लीट जो स्टोरी है वो बताऊंगा। ढोलामारू का चित्र वो फेमस है और इसकी स्टोरी भी है वो भी बहुत ही फेमस है। तो सभी साथी नोट करेंगे। हेडिंग लगाइए अमर सिंह प्रथमकालीन चित्र। तो रागमाल का चित्र वो अमर सिंह कालीन है। और चित्रकार की बात करें तो निसारदीन इसका चित्रकार था। और बड़ौदा संग्रहालय वर्तमान में गुजरात में है, इसका चित्र रखा हुआ है रागमाल का चित्र। तो ये नोट कीजिए एक बार आराम से। फिर मैं आपको ढोलामारू की स्टोरी बताता हूँ। एग्जाम में ढोलामारू की उम्र पूछी जाती है साथियों। ढोलामारू की उम्र पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? उम्र पूछी जाती है। और इसकी स्टोरी से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा ढोलामारू की स्टोरी और इसकी उम्र कितनी थी। ढोला वो कहाँ का राजकुमार था। और पुगल है या फिर आप कह सकते हैं मारू है वो कहाँ की राजकुमारी थी। क्या क्या स्टोरी थी, कब इनका विवाह कर दिया गया था। तो ये कंप्लीट स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक बार सभी साथी इसको नोट करेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको चोर पंचाशिका की स्टोरी बताई थी उसी प्रकार मैं आपको ढोलामारू की स्टोरी भी बताने वाला हूँ। इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोनों ही साथियों। चोर पंचाशिका वाली स्टोरी है वो आपको कैसी लगी उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। और फिर आपको मैं ढोलामारू की स्टोरी बताऊंगा, उसको भी आप बताएंगे आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या फिर बुरी लगी, यह भी मुझे बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इसको नोट किया होगा। फिर आगे देखेंगे साथियों, ये जो मैंने आपको चित्र बताया था किसका चित्र था साथियों? ढोलामारू का चित्र था। ऊंट पर सवार, एक है ढोला और एक है मारू और रेगिस्तान का ये दृश्य साथियों। तो ये कुछ इस प्रकार का चित्र है वो ढोलामारू का होता है। तो अब देखिए ढोलामारू की स्टोरी देखिए साथियों। तो पढ़ते हैं ढोलामारू की स्टोरी। पुगल देश का राजा अपने यहाँ अकाल पड़ने पर नरवर राज्य आता है। कहाँ पर आता है? नरवर राज्य। यहाँ पर अपनी बेटी मारू का विवाह नरवर के राजकुमार ढोला से करता है। यानी कि अब देख सकते हैं आप, मारू का जो विवाह है वो नरवर के राजकुमार ढोला से करता है। यानी कि ढोला है वो कहाँ का राजकुमार था? नरवर का था। उस समय ढोला की उम्र है वो 3 वर्ष।
कितनी वर्ष थी साथियों? ढोला की उम्र 3 वर्ष और मारू की 1.5 साल उम्र होती है। कितनी होती है? इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, एग्जाम में डायरेक्ट वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन आ जाता है कि ढोला की उम्र विवाह के समय कितनी थी या फिर मारू की उम्र है वो कितनी थी। तो आप लिख सकते हैं ढोला की उम्र है वो साथियों 2.5 वर्ष से 3 वर्ष, कई बार 2.5 वर्ष भी ऑप्शन में आ जाता है। तो 2.5 वर्ष से 3 वर्ष तक तो ढोला की उम्र थी। कितनी थी? 2.5 वर्ष से 3 वर्ष तो ढोला की उम्र थी। और अगर मारू की बात करें, मारू की उम्र की बात करें तो मारू की उम्र साथियों 1.5 वर्ष थी। इसमें मारू की उम्र है वो 1.5 वर्ष थी, यानी कि इनका बाल विवाह कर दिया गया था। पहले के ज़माने में बाल विवाह चलते थे साथियों, तो छोटे होते हुए भी उनका विवाह कर दिया जाता था। फिर आगे देखेंगे, ढोला और मारू की जो उम्र है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, ढोला की उम्र 3 साल और मारू की 1.5 साल। ढोला की उम्र 2.5 साल भी ऑप्शन में कई बार आ जाता है, 3 साल ना हो तो 2.5 साल भी आप करके आ सकते हैं। सुकाल आने पर पुगल का राजा परिवार सहित अपने महल लौट जाता है और कई साल बीत जाते हैं, यानी कि बाल विवाह होने के पश्चात कई साल है वो बीत जाते हैं। ढोला बचपन के विवाह को भूल जाता है, यानी कि वयस्क होने के बाद ढोला है वो बचपन के विवाह को भूल जाता है और बड़ा होने पर दूसरा विवाह मालवाणी से हो जाता है। किससे हो जाता है साथियों? मालवाणी से हो जाता है, यानी कि मारू से जो बाल विवाह हुआ था उसको तो ढोला है वो भूल जाता है। फिर उसका विवाह है वो साथियों मालवाणी से हो जाता है। मालवाणी को अपनी सौतन मारू और उसकी सुंदरता का किस्सा मालूम होता है, यानी कि मालवाणी को तो पता होता है कि ढोला का जो विवाह है वो बचपन में हो गया था, लेकिन वो ढोला को नहीं बताती है। इसलिए वह पुगल से आया कोई भी संदेश है वो ढोला तक नहीं पहुंचने देती थी। यानी कि मालवाणी जो पुगल से आपको उसको ढोला को याद दिलाने के लिए जो भी चिट्ठी या फिर जो भी संदेश आता था वो ढोला तक नहीं पहुंचने देती थी। मालवाणी जो उसका विवाह दोबारा से हो गया था, ढोला की जो पत्नी थी मालवाणी, वो उस तक ढोला तक कोई भी संदेश नहीं पहुंचने देती थी। उधर मारू एक रात सपने में ढोला को देखती है, उसके बाद जी को चैन नहीं मिलता है। मारू की यह हालत देख पुगल का एक राजा, यानी कि पुगल का राजा एक चतुर गायक यानी कि नरवर को भेजता है। गायक गाने के बहाने ढोला तक मारू का संदेश पहुंचाता है। यानी कि जो ढोला की पत्नी थी मालवाणी, वो कोई भी संदेश या फिर कोई भी चिट्ठी आती थी वो तो ढोला तक नहीं पहुंचने देती थी, लेकिन फिर बाद में पुगल के राजा ने एक चतुर गायक को भेजता है जो ढोला के सामने गाने के बहाने से ढोला और मारू का जो संदेश है, यानी कि जो बचपन में विवाह हो गया था वो बात आपको अपने ढोला को बता देता है, जिससे गीतों में पुगल और मारू का नाम सुनते ही ढोला को अपने पहले विवाह की याद आ जाती है। यानी कि उस गाने के सुनने के बाद में विवाह की याद आ जाती है। फिर ढोला मारू से मिलने के लिए बेचैन हो उठता है, मगर मालवाणी उसे किसी न किसी बहाने रोकती रहती है। यानी कि फिर भी मालवाणी के प्रवेश वो जो प्रयास है वो जारी रहते हैं। फिर एक दिन ढोला मारू से मिलने तेज ऊंट पर सवार होकर निकल ही पड़ता है। ढोला मारू को देख झूम उठती है। जब वह मारू को लेकर नरवर के लिए लौटता है तो रास्ते में खलनायक उमर सुमरा मारू को छीनने की चाल चलता है। उमर सुमरा घोड़े पर बैठकर उनका पीछा करता है, लेकिन हवा की रफ्तार से ऊंट दौड़ता ढोला कहाँ उसके हाथ आने वाला था। फिर नरवर लौटकर वह मालवाणी को भी मना लेता है। अंततः ढोला मारू के साथ मालवाणी भी खुशी खुशी रहने लगती थी। तो ये ढोला मारू की स्टोरी थी साथियों, जो आपको पता होना चाहिए। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इससे क्वेश्चन आता है। जैसा कि मैंने आपको उम्र वाला क्वेश्चन बताया, तो ढोला की उम्र है वो कितनी थी साथियों? ढोला की उम्र है वो 2.5 वर्ष से 3 वर्ष के मध्य आती है। इसमें से जो भी ऑप्शन में हो वो राइट आंसर हो जाएगा अपना। और मारू की उम्र है वो साथियों 1.5 वर्ष, यानी कि इतनी छोटी उम्र के अंदर ही इनका विवाह कर दिया गया था। और फिर किस प्रकार बड़े होने पर दूसरा विवाह हो जाता है और फिर भी अपने बाल विवाह को जैसे याद आता है तो वह बाल विवाह के भी अपनी कसम को निभाता है। तो फिर आगे देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें देखेंगे। तो देखिए डायग्राम के माध्यम से इसको अपन देखेंगे। तो देखिए राजकुमार जो ढोला था इसकी उम्र 2.5 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी? 2.5 वर्ष थी। इसका विवाह बाद में किशोर होने के बाद में मालवाणी से हो जाता है। और मारू की उम्र की बात करें तो मारू की उम्र कितनी थी? 1.5 वर्ष। मारू है वो पुगल की राजकुमारी थी, आपको पता होना चाहिए। तो ये डायग्राम के माध्यम से हमने देखा। और पुष्कर के मेले के अंदर इनकी शादी हुई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ये अपना डायग्राम के माध्यम से हमने पढ़ा ढोला मारू को।
तो आज के लिए अपने यहाँ पर चावंड शैली भी समाप्त होती है साथियों। और चित्रकला के अंतर्गत हमने मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत उदयपुर शैली को कंप्लीट किया है। कौन सी शैली मैंने आपको पढ़ा दी है, तो मैं आपको एक बार नोट करवा देता हूँ। तो मेवाड़ शैली मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत हमने उदयपुर शैली को कंप्लीट कर लिया साथियों, उदयपुर शैली को। और फिर हमने कंप्लीट कर लिया आज चावंड शैली को भी। तो ये अपनी 2 शैली हो गई है। फिर जो 2 बाकी शैली बची है, एक नाथ द्वारा शैली है, एक तो मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत नाथ द्वारा शैली है, और एक साथियों देवगढ़ शैली है, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार घर पर बैठे हुए इसी प्रकार ऑनलाइन जीके, राजस्थान जीके है वो स्मार्ट क्लास एकेडमी से पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली हमारी शैली रहेगी देवगढ़ शैली और एक नाथ द्वारा शैली। तो इसी प्रकार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।